दोस्तों, ये हैं भारत के पहला प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत निर्मातृ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण कृति ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक। अब इससे आगे की कथा आप सुनेंगे पंडित नेहरू जी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आवाज में। पत्र संख्या 11, 16 जनवरी सन 1931। चीन के 1000 वर्ष। प्रिय प्रियदर्शिनी, बाहरी दुनिया से समाचार आया है, ऐसा समाचार जो व्याकुल और दुखी करता है और फिर भी जो गर्व और आनंद से भर देता है। हमने शोलापुर के लोगों की नियति के बारे में सुना है। हमें इस दुखद समाचार के ज्ञात होने पर पूरे देश में जो कुछ हुआ उसके कुछ संक्षिप्त विवरण भी मिले हैं। यहां चुपचाप बैठना कठिन है जब हमारे युवा अपने प्राण दे रहे हैं और हजारों स्त्री पुरुष क्रूर लाठियों का सामना कर रहे हैं, किंतु यह हमारे लिए अच्छा प्रशिक्षण है। मुझे लगता है कि हम में से प्रत्येक को अपने आप को अत्यंत परीक्षा में डालने के अवसर मिलेंगे। इस बीच यह जानकर हृदय को अच्छा लगता है कि हमारे लोग कैसे साहस के साथ कष्ट सहने को आगे बढ़ते हैं, कैसे शत्रु का प्रत्येक अतिरिक्त अस्त्र और प्रहार उन्हें और अधिक शक्तिशाली और प्रतिरोध के लिए और अधिक दृढ़ संकल्प बनाता है। जब दिन का समाचार मन को भर देता है तो अन्य विषयों के बारे में सोचना कठिन है, परंतु खाली चिंतन से अधिक सहायता नहीं मिलती और यदि हमें कोई ठोस कार्य करना है तो हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। इसीलिए आइए हम पुराने समय में वापस चलें और कुछ समय के लिए अपनी वर्तमान परेशानियों से दूर रहें। आइए हम प्राचीन इतिहास में भारत की बहन चीन की ओर चलें। चीन और पूर्वी एशिया के अन्य देशों में जैसे जापान, कोरिया, इंडो चाइना, सियाम और बर्मा, हमें आर्य लोगों से नहीं निपटना है। यहां हमारे पास मंगोलियाई जातियां हैं। लगभग 5000 वर्ष पूर्व या उससे भी अधिक समय पहले पश्चिम से चीन पर एक आक्रमण हुआ। ये आक्रमणकारी जनजातियां भी मध्य एशिया से आईं और अपनी सभ्यता में काफी उन्नत थीं। वे कृषि जानते थे और पशुओं के बड़े झुंड और समूह रखते थे। वे अच्छे घर बनाते थे और उनका एक सुविकसित समाज था। वे हुआंग हो के निकट बस गए, जिसे पीली नदी भी कहा जाता है, और अपना राज्य संगठित किया। कई 100 वर्षों तक वे चीन में फैलते रहे और अपनी कलाओं और शिल्पों में सुधार करते रहे। चीनी लोग मुख्यतः किसान थे और उनके प्रमुख वास्तव में उस प्रकार के कुलपति थे जिनका मैंने अपने पहले के पत्रों में वर्णन किया है। 6 या 700 वर्ष बाद, अर्थात अब से 4000 वर्ष से अधिक पहले, हम याओ नाम के एक व्यक्ति को सम्राट कहते हुए पाते हैं, परंतु इस उपाधि के बावजूद वह मिस्र या मेसोपोटामिया जैसे सम्राट की तुलना में अधिक कुलपति था। चीनी लोग किसान के रूप में रहते रहे और अधिक केंद्रीय सरकार नहीं थी। मैंने आपको बताया है कि कुलपति कैसे अपने लोगों द्वारा चुने जाते थे और बाद में वे कैसे वंशानुगत हो गए। हम देखते हैं कि चीन में ऐसा हो रहा है। याओ के बाद उसका पुत्र नहीं आया, बल्कि उसने एक अन्य व्यक्ति को नामित किया जिसे देश में सबसे सक्षम व्यक्ति माना जाता था। शीघ्र ही हालांकि उपाधि वंशानुगत हो गई और कहा जाता है कि 400 वर्षों से अधिक समय तक शिया राजवंश ने चीन पर शासन किया। अंतिम शिया शासक बहुत क्रूर था और एक क्रांति हुई जिसने उसे उखाड़ फेंका। एक अन्य राजवंश जिसे शांग या यिन राजवंश कहा जाता है तब सत्ता में आया और यह लगभग 650 वर्षों तक चला। एक छोटे से पैराग्राफ में 2 या 3 छोटे वाक्यों में मैंने 1000 वर्षों से अधिक के लिए चीन के इतिहास का निपटारा कर दिया है। अद्भुत है, क्या यह नहीं है कि इतिहास के इन विस्तारों के साथ कोई क्या कर सकता है? परंतु आपको यह अनुभव करना चाहिए कि मेरा छोटा पैराग्राफ इन 1000 या 1100 वर्षों की लंबाई को कम नहीं करता। हम दिनों और महीनों और वर्षों के संदर्भ में सोचने के आदी हैं, यहां तक कि 100 वर्षों का स्पष्ट विचार होना भी आपके लिए कठिन है।
आपके 13 वर्ष बहुत लगते हैं, क्या नहीं? और प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष आपको इतना बड़ा बनाता है, तो फिर आप अपने मन में 1000 वर्षों के इतिहास को कैसे पकड़ सकती हैं? ये एक लंबा समय है, पीढ़ी दर पीढ़ी आती है और जाती है, और कस्बे महान शहरों में विकसित होते हैं और फिर ढह जाते हैं, और नए शहर उनका स्थान लेते हैं। पिछले 1000 वर्षों के इतिहास के बारे में सोचिए, और तब शायद आपको इस लंबी अवधि का कुछ अंदाजा होगा। इन 1000 वर्षों में विश्व में कैसे आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए हैं, ये एक अद्भुत चीज है। चीन का इतिहास अपनी संस्कृति की लंबी परंपरा के साथ और अपने राजवंशों के साथ प्रत्येक 500 वर्षों या यहां तक कि 800 वर्षों या उससे अधिक समय तक चलने वाला, इन 1100 वर्षों के दौरान चीन की धीमी प्रगति और विकास के बारे में सोचिए, जिनका मैंने एक पैराग्राफ में निपटारा कर दिया है। धीरे धीरे कुलपति प्रणाली रास्ता देती है और केंद्रीय सरकार विकसित होती है, एक सुसंगठित राज्य प्रकट होता है। इन प्राचीन समयों में भी चीन लेखन की कला जानता था, परंतु चीनी लेखन, जैसा कि आप जानती हैं, हमारे लेखन या अंग्रेजी और फ्रेंच के लेखन से बहुत भिन्न है। इसमें वर्णमाला नहीं है, यह प्रतीकों या चित्रों में लिखा जाता है। 640 वर्षों के शासन के बाद शांग राजवंश एक क्रांति द्वारा उलट दिया गया और एक नया राजवंश, चाओ राजवंश, सत्ता में आया। इसे शांग की तुलना में सत्ता की ओर भी लंबी अवधि मिली। यह 867 वर्षों तक चला। यह चाओ राजवंश के अधीन था कि एक सुसंगठित चीनी राज्य प्रकट हुआ। यह भी इस अवधि के दौरान था कि चीन के दो महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस और लाओ त्से जीवित थे। हम उनके बारे में बाद में कुछ कहेंगे। जब शांग राजवंश को बाहर निकाला गया तो उसके एक उच्च अधिकारी, जिसका नाम कीत से था, ने चाओ की सेवा करने की बजाय निर्वासन को प्राथमिकता दी। इसीलिए वह 5000 अनुयायियों के साथ चीन से बाहर कोरिया में चला गया। उसने देश को चोसेन या प्रातःकाल की शांति की भूमि कहा। कोरिया या चोसेन चीन के पूर्व में है, इसलिए कि तस से उगते सूर्य की ओर पूर्व की ओर गया। शायद तब उसने सोचा कि वह सबसे पूर्वी देश में पहुंच गया है और इसलिए उसने इसे यह नाम दिया। से के साथ ईसा से 1100 वर्ष पूर्व से कोरिया का इतिहास शुरू हुआ। से अपने नए देश में चीनी कलाएं और शिल्प और घर निर्माण और कृषि और रेशम निर्माण लेकर आया। अधिक चीनी प्रवासी की तस्य के पीछे आए कि तस्य के वंशजों ने 900 वर्षों से अधिक समय तक चोसेन पर शासन किया। चोसेन निश्चित रूप से सबसे पूर्वी देश नहीं था। इसके पूर्व में, जैसा कि हम जानते हैं, जापान है, परंतु हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि जब कीट से चोसेन गया तो जापान में क्या हो रहा था। जापानी इतिहास चीन या यहां तक कि कोरिया या चोसेन के इतिहास जितना पुराना नहीं है। जापानी कहते हैं कि उनका पहला सम्राट जिम्मू तेन्नो नाम का था और उसने ईसा से 600 या 700 वर्ष पूर्व शासन किया। उन्हें सूर्य देवी का वंशज माना जाता है क्योंकि सूर्य को जापान में देवी माना जाता था। जापान के वर्तमान सम्राट को इस जिम्मू तेन्नो का प्रत्यक्ष वंशज कहा जाता है और इस प्रकार कई जापानी उन्हें सूर्य का वंशज भी मानते हैं। आप जानती हैं कि हमारे देश में राजपूत भी उसी तरह दावा करते हैं कि वे सूर्य और चंद्रमा से जाते हैं। उनके दो प्रमुख घराने सूर्यवंशी या सूर्य की वंश और चंद्रवंशी या चंद्रमा की वंश है। उदयपुर का महाराणा सूर्यवंशियों का प्रमुख है और वह अपनी वंशावली को अतीत में बहुत पीछे तक खोजता है। अद्भुत लोग हैं हमारे राजपूत और उनके वीरता और शौर्य की कहानियों का कोई अंत नहीं है। प्रिय प्रियदर्शिनी, हम अगले पत्र में मिलेंगे। पत्र संख्या 12, 17 जनवरी
सन 1931 अतीत की पुकार। प्रिय दोस्तों, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण कृति ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री का हिंदी अनुवाद विश्व इतिहास की झलक थी। सुपर चैट या मेंबरशिप के जरिए हमारा आर्थिक साथ दें। चलिए अब अगले एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं।